अस्सलाम वालेकुम। अब हम ये देख लेते हैं हाउ क्रिएटिव कैन कल्चरल थिंकिंग बिकम। यानी पहले तो हमने इस चीज़ पे बहस की और ये समझने की कोशिश की कि देखें कल्चर के बाहर जाके कोई चीज़ क्रिएटिव करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अक्सर क्रिएटिव लोग अपने कल्चर के बाहर जाके नई चीज़ें कर सकते। उनके अपने कल्चरल लैंग्वेज और चीज़ों की छाप उनके क्रिएटिव काम के ऊपर आती है। तो अब ये देख लेते हैं कि अम, ठीक है, अगर कल्चर के अंदर ही आपने रह के काम करना है तो कितनी ज़्यादा आपकी जो थिंकिंग है वो समझें कि फिर क्रिएटिव हो सकती है कि अगर आप कल्चर ना भी छोड़ें और क्रिएटिव होने की भी कोशिश करें तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। देयर आर 5 एलिमेंट्स दैट जॉइंटली डिसाइड हाउ क्रिएटिव द फाइनल प्रोडक्ट विल बी, सच एज अ सॉन्ग, अ नॉवल, एन एजुकेशनल सिस्टम, एन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, अ गवर्नमेंट और अ न्यू वर्चुअल कम्युनिटी। देखें, इस चीज़ के ऊपर काफ़ी रिसर्च है और उसमें से उन्होंने ये बताया कि देखिए 5 एलिमेंट्स हैं ऐसे, 5 चीज़ें हैं ऐसी जो कि मिल के ये डिसाइड करती हैं कि किसी भी जो भी आपने कोई नई चीज़ बनाई है, कोई भी क्रिएटिव काम किया है, कोई नया गाना लिखा है या कोई नया नॉवल लिखा है या इवन कोई नया एजुकेशनल सिस्टम आपने बनाया है। जैसे अब ये मैं एक एजुकेशनल सिस्टम बना रही हूँ ऑनलाइन टीचिंग का, उन लोगों के लिए जो किसी स्कूल कॉलेज में नहीं है। एन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी कि अगर एडवर्टाइज़ करना है आपने, इश्तिहार बनाने हैं, उसकी एजेंसी बनाएं। या इवन गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट भी कितनी आज़ाद और कितनी वो हो सकती है, ये भी चीज़ शायद कल्चर से रिलेटेड है। या कोई नई वर्चुअल कम्युनिटी कि जैसे ऑनलाइन कम्युनिटी भी आप बना लेते हैं। मसलन मकसद ये कि इन ये सारी चीज़ें क्रिएटिव चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें छोटी हैं, सॉन्ग और नॉवेल, कुछ चीज़ें बहुत बड़ी-बड़ी हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्वड हैं, लेकिन ये हैं सब की सब क्रिएटिव ही। तो कहते हैं इस चीज़ के ये 5 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि ये चीज़ें कितनी क्रिएटिव होंगी, कि फाइनल प्रोडक्ट जो है आपकी क्रिएटिविटी की, जो फाइनल आपने तख्लीक की है चीज़, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, वो कितनी ज़्यादा क्रिएटिव होगी, वो 5 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। और उसको कहते हैं 5 एज़, कि वो ए से शुरू होती हैं पाँचों की पाँचों चीज़ें। तो वो क्या चीज़ें? पहली चीज़ है द एक्टर और एक्टर्स डूइंग द क्रिएटिविटी, कि जो बंदा, जो एक पर्सन चीज़ें क्रिएट करे, मसलन एक बंदे ने एक सॉन्ग बनाया है या एक नॉवल लिखा है तो वो एक्टर है कि जिसने काम किया। या एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, जो अगर किसी ने गवर्नमेंट बनाई जा रहा है वो एक बंदा तो नहीं, वो एक से ज़्यादा लोग होंगे। तो एक पहला जो एलिमेंट है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्रिएटिव कितना है, कि वो ये है कि वो बंदा जिसने खुद काम शुरू किया, जिसने खुद क्रिएट किया, वो कितना अच्छा या कितना बुरा या कितना कमज़ोर है। आपको पता है कि अच्छे सिंगर्स भी हैं, बुरे सिंगर्स भी हैं। ये जो काम करेगा और जो ये काम करेगा, उस दोनों की क्रिएटिविटी का लेवल बहुत फ़र्क होगा। अब आप कहें कि जी ये तो ट्रेडिशन में गाते हैं, वो ये कौन सा क्रिएटिव करते हैं, और इसने जो गाया है वो बिल्कुल नया गाया है, किसी ट्रेडिशन में नहीं गाया, तो ये तो बहुत क्रिएटिव हुआ। बात दुरुस्त है, इसकी चीज़ ज़्यादा क्रिएटिव एक लेवल पे ज़रूर हुई कि उसने किसी भी ट्रेडिशन से हट के बिल्कुल ही नई चीज़, किसी चीज़ का हिसाब नहीं रखा उसने। कोई मीटर, कोई गाना, कोई ट्रेडिशन, कोई सुर-ताल, किसी भी चीज़ का ख़्याल नहीं रखा और उसने नया गाना बना दिया। जबकि ये तमाम जितने भी कल्चर और उनकी अपनी ट्रेडिशन, गाने की ट्रेडिशन, शायरी की ट्रेडिशन, घराने की ट्रेडिशन, सारी ट्रेडिशंस का ख़्याल रखते हुए उसके अंदर नई चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन बात ये है कि इनके भी गाने जो हैं, वो बहुत ज़्यादा मज़बूत और बहुत ज़्यादा मशहूर और बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। ना सिर्फ़ इस वजह से पसंद किए जाते हैं कि वो ट्रेडिशन के अंदर ही हैं, बल्कि इस वजह से भी कि उसके जो गाने के जितने भी एलिमेंट्स हैं, शायरी है, नयापन है, नई कॉम्पोजिशंस हैं, कोई कॉम्पोजिशन का मॉडर्न और पुराने का कॉम्बिनेशन है, उनके अपनी आवाज़ है, आवाज़ का इस्तेमाल है, ये सारी चीज़ें बहुत मज़बूती से जब इस्तेमाल की जाएंगी तो ज़ाहिर है फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्रिएटिव के साथ साथ क्वालिटी में भी बेहतर होगी। जबकि इस केस में वो क्रिएटिव और नई तो है, लेकिन क्वालिटी में शायद इतनी अच्छी नहीं, बल्कि बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसी वजह से कोई भी चीज़ जो क्रिएटिव नई तो हो, वैसे वो भी बात ये है कि नया किसको कहते हैं, जो उन्होंने जो अल्फाज और जो चीज़ें सारी थी वो भी कोई नई नहीं थी, वो आम कॉमन बातों में से ही निकाली हुई थी, सिर्फ उसको गाने में कंपोज किया हुआ था। तो अगर किसी चीज़ की क्वालिटी भी कम या ज़्यादा हो तो वो भी बहुत ज़्यादा
ये चीज़ डिटर्मिन करती है कि जेन्युइनली वो चीज़ कितनी क्रिएटिव ज़्यादा या कम है। मकसद ये है कि ये थोड़ा क्रिएटिव एक सेंस में है लेकिन बाकी सारे सेंसेस में फेल है। ये 1% क्रिएटिव है, 99% बैड है। ये 99% ट्रेडिशन होगी, 99 तो नहीं मैं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि इनकी अबाउट 60% ट्रेडिशन होती है, बाकी 40% नया होता है। यानी ये ऐसे सेफ प्ले करते हैं कि ट्रेडिशन का भी और गुड क्वालिटी का भी ख्याल रखते हुए आहिस्ता 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 नई नई चीज़ें अपनी मौसीकी में लाते रहते हैं, तो फिर वो एक्सेप्टेंस भी होती है और समझे कि ट्रेडिशंस इस्तेमाल करने में कोई इनको शर्मिंदगी भी नहीं होती कि विद इन ट्रेडिशन वो चीज़ें बढ़ा रहे हैं। ये भी बात होती है कि अपने इंडिविजुअल लेवल पे आपने अकेले कोई चीज़ क्रिएटिव की है या आपने किसी ट्रेडिशन में इजाफा किया है, तो ये और इन जैसे जो मॉडर्न टाइम्स के ट्रेडिशनल सिंगर्स हैं, घरानों के सिंगर्स हैं, वो समझे कि हमारी ट्रेडिशन जो कि बड़ी सख्त क्रिएटिव ट्रेडिशन है उसी में इजाफा करते जा रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है ऑडियंस, कि भाई किसने रिसीव किसने करना है, नावल किसने पढ़ना है, आपकी फ़िल्म किसने देखनी है, आपका जुगत किसने सुननी है, आपका गाना किसने सुनना है, कि जिसको सुनाया जा रहा है या जिसको मुखातिब किया जा रहा है वो कौन है। अब अगर आपकी ऑडियंस ही तैयार नहीं है, आपकी ऑडियंस को ही समझ नहीं आती, आप फ़्रेंच में बेतहाशा अच्छी पाकिस्तान के बारे में नज़म लिख दें, फ़्रेंच में है वो, अब वो समझ ही नहीं आएगी किसी को, तो भले वो जितनी मर्ज़ी अच्छी हो, ऑडियंस तक वो नहीं पहुँची, तो इसलिए ये एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप देखें कि कोई भी सिंगिंग होती है वो ऑडियंस के बगैर बड़ी इनकम्प्लीट होती है। ऑडियंस अक्सर क्रिएटिव प्रोसेस को पूरा करते हैं। अब वही वाली बात कि कौन सी चीज़ किस ऑडियंस के लिए की जा रही है उस पे भी इस चीज़ का दारोमदार होता है कि वो चीज़ कितनी अच्छी रिसीव की जाएगी और कितनी क्रिएटिव समझी जाएगी। फ़्रेंच में कौमी तराना आप लिख लें, वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो 90% लोगों को समझ ही नहीं आएगा, बल्कि मैं तो कहूँगी 99% लोगों को समझ ही नहीं आएगा, तो इसलिए उसकी कहना चाहिए क्रिएटिव जजमेंट जो है, वो हो ही नहीं पाएगी। द एक्शन बीइंग प्रमोट, के किया क्या है आपने, क्या आपने नावल लिखा है, या आपने गाना बनाया है, या आपने कोई फिल्म बनाई है, या आपने कोई इन्वेंशन की है, यानी किस किस्म की क्रिएशन की है आपने, या कोई आपने नया पॉलिटिकल निज़ाम लेके आए हैं, या आप कहते हो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए ये नहीं वो तरीका कर लें, यानी कि वो जो चीज़ है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि अब आप कुकिंग कर रहे हैं विद इन ट्रेडिशन कर रहे हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं उसके रिसीव करने वाले कितने हैं और उसको अप्रिशिएट करने वाले कितने हैं और उसकी नेचर क्या है, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपकी क्रिएटिविटी का लेवल क्या है। अब ये भी चीज़ बहुत क्रिएटिव है। दही और ख़ुराक ज़ाया हो रही थी, जो कि उन्होंने कहा कि दही से सालन बना लें ताकि 2 वक़्त का खाना बन जाए। ये पंजाब की अक्सर डिशें जो हैं वो इस तरह डेवलप, जो हमारी डिशेज़ होती हैं वो इसी तरह डेवलप हुई होती हैं क्रिएटिव प्रोसेस से, कि किस तरह ख़ुराक को ज़्यादा से ज़्यादा लज़ीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा नरिशिंग और ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा अरसे के लिए चलने वाला बनाया जा सके, कम से कम लागत में। तो ये भी क्रिएटिव प्रोसेस है, और जो क्रिएटिव प्रोसेस अच्छा होता है वो सदियों तक चलता रहता है। इसलिए हमारे बहुत सारे खाने जो चलते रहते हैं, क्योंकि वो कल भी कामयाब क्रिएशन थे और वो आज भी कामयाब क्रिएशन है। द आर्टिफैक्ट्स बीइंग प्रोड्यूस, के आप अच्छा इसमें ये भी है एक्शंस बीइंग परफॉर्म्ड, कि किस तरीके से किया जा रहा है, ये भी देख सकते हैं कि अब ये मॉडर्न कुकिंग है, ये कितने लोग रिसीव करेंगे, और ये ट्रेडिशनल कुकिंग है। इसके अलावा यही असल में यही चीज़ उन दोनों एग्जांपल्स पे भी अप्लाई हो जाती है कि आर्टिफैक्ट के बना क्या है, नॉवल बना है, सालन बना है, पकौड़ा बना है, कि वो क्या चीज़ है, कि मसलन ये अब देखें, ये मेरे ख्याल में ये वो लड़का है जिस जो कि पाकिस्तानी रैपर है, कि यानी ये अब रैप सॉन्ग जो कि हमारी ट्रेडिशन में नहीं है, लेकिन ये इसने पाकिस्तानी उर्दू में या शायद थोड़ा सा सिंधी में भी रैप करना शुरू किया है। और दूसरी तरफ ये है कि जो ट्रेडिशनल चीज़ है, जो पुरानी हमारी शायरी, पुरानी का मतलब ये है कि एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में पुरानी है, ट्रेडिशन की हिस्ट्री में पुरानी नहीं है। हम देखेंगे वो जो कोक स्टूडियो वाली जो प्रोडक्शन है, जो बहुत सारे मिलके लोगों ने गाया, अब ये भी चीज़ के वो बना क्या है, क्या वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान की कव्वाली बनी है, या कोई नई ट्रेडिशन फ्यूज़ हुई है, जैसे ये समझें कि रैप जो वेस्ट और ख़ास तौर पे ब्रुकलिन से आया,
वो न्यूयॉर्क से आया, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, उसकी प्रोडक्ट बनी, या किसी ऐसे गाने का रीमिक्स बना जो कि असल में बहुत ज़्यादा मशहूर और बहुत ज़्यादा ताकतवर था। और मेरा ख्याल है कि ये जो इनका सीज़न 11 का ये वर्जन है हम देखेंगे वो बिल्कुल भी मज़बूत नहीं था। तो ये भी देखें कि वो जो चीज़ बनी है वो क्या है। अ, उसकी उसकी क्वालिटी कि जो चीज़ की क्वालिटी है वो भी डिसाइड करेगी कि ये कितनी क्रिएटिव है। मैं समझती हूँ कि ये अच्छा खासा क्रिएटिव है, और ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं है, शायद 5% क्रिएटिव हो, क्योंकि ना ट्यून नहीं है, ना शायरी नहीं है, बल्कि जिस तरीके से गाया गया है वो असल से बहुत बुरा, बहुत कमज़ोर गाया गया है, कोई मजबूती और कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि एक नगमे का, इस किस्म के रेवोल्यूशनरी नगमे की मजबूती क्या होती है, वो ये होती है कि वो किस किस्म का जज्बा आप में जगाती है। जितनी मजबूती से बात कही जाएगी उतनी मजबूती सुनने वाला फ़ील करेगा, लेकिन इस वर्जन में वो मजबूती है ही नहीं। तो जिस चीज़ में जो काम करने के लिए गाना बनाया गया था लोगों को मजबूत करने के लिए कि हिम्मत ना हारो हम देखेंगे, वो तो चीज़ इसमें है ही नहीं। तो इसलिए समझें कि ये वाला गाना जो कोक स्टूडियो का सीज़न 11 का हम देखेंगे, ये अच्छा खासा कमज़ोर प्रोडक्ट है, क्योंकि ये असल से कोई ज़्यादा बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं है। और जो असल था जिसका ये रीमिक्स या कहना चाहिए कवर बनाया गया है, ये पहले वाले से कमज़ोर है, इसलिए ये एज अ प्रोडक्ट बहुत वीक है। ये मैं कहूँगी एज अ प्रोडक्ट अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। एंड द अफोर्डेंसेस के आखिरी चीज़ यह है जिसको कहते हैं अफोर्डेंस के, गुंजाइश कितनी है। जिस कल्चर में, जिस माहौल में आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके पास कितनी ज़्यादा चीज़ें, कितना पैसा है, कितना इल्म है, कितनी बर्दाश्त है, कितना वक्त है, और उस कल्चर में इस जो भी चीज़ आपने प्रोड्यूस की है उसकी कहना चाहिए एक्सेप्टेंस कितनी है, कबूलियत कितनी है। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज इस चीज़ पे होती है कि चीज़ को कितना क्रिएटिव माना जा रहा है। मसलन इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है कि एक पूरा फुल फ्लेज भरा हुआ स्टूडियो, जो ये भी वैसे इसकी बहुत कम जगह है, जो कोक स्टूडियो के पास पैसा है, म्यूजिशियंस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो बेतहाशा हैं। जब आपके पास बेतहाशा चीज़ें हों तो उसमें आप काम जो प्रोड्यूस करेंगे उसके पीछे सारी ताकत लगी होगी इन सारी चीज़ों की। ये देखिए कोक स्टूडियो में बहुत ज़्यादा चीज़ें, ये तस्वीर अच्छी नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा। जबकि इसको देखें, इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास सिर्फ आवाज़ है। ये एक पेंटर है जो कि गा रहा था। अब इसको आप अफोर्डेंस कहेंगे कि इसके पास कुछ भी नहीं है और इनके पास बहुत ज़्यादा कुछ है। इनका नाम भी है कोक स्टूडियो का, सब लोग इंतज़ार करते हैं कि कोक स्टूडियो का सीज़न आएगा। उनको पैसा भी इनके पास बेतहाशा है। इनके पास इस चीज़ की कैपेबिलिटी है कि किसी भी सिंगर पे हाथ रखें, वो सिंगर आके आमतौर पे वो सिंगर आके गा लेगा। किसी किस्म की भी कॉम्पोजिशन, किसी किस्म की भी इनोवेशन ये ला सकते हैं। पूरा 1 साल होता है इनके पास अपने 20-22 गाने कंपोज़ करने के लिए। यानी इनके पास अफोर्डेंस, यानी जिसको औकात भी कह सकते हैं कि कितनी औकात है, कितनी कहना चाहिए गुंजाइश है, बेतहाशा गुंजाइश है। अगर इतनी ज़्यादा गुंजाइश के बाद कोई गाना इनका इस किस्म का निकले तो आप कहेंगे कि बहुत ही लो लेवल की क्रिएटिविटी है। लेकिन अगर ये इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है, और वैसे तो इसने भी कवर ही गाया था, किसी और का गाना गाया था, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे ये अपनी ही आवाज़ में ये डब्बे बजाते हुए कोई नया गाना गा दे तो आप इसको कहेंगे कि इसकी क्रिएटिविटी इंतहा लेवल की है, क्योंकि इसके पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ ना होते हुए भी इसने कोई नई चीज़ और अच्छी चीज़ प्रोड्यूस कर ली, तो इसको आप कहेंगे अफोर्डेंस। इसका भी ताल्लुक इस चीज़ से कि चीज़ को कितना क्रिएटिव माना जाएगा। The particular organization of the actors, audience, action, artifacts, and affordances reflect the cultural beliefs, values, and norms specific to a certain group, situation, or moment in time. ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें जो 5 मैंने एज बताए हैं कि एक्टर, ऑडियंस, एक्शन, आर्टिफैक्ट और अफोर्डेंस, इन सब के नतीजे में जो चीज़ बनती है, जो समझें कि आपकी क्रिएटिव प्रोडक्ट बन रही है, वो उसमें एक और भी बात ये होती है कि वो उस कल्चर, उस एनवायरनमेंट जिसके अंदर ये प्रोड्यूस हुई है, उसका एक कहना चाहिए उसका एक नमूना होती है। यानी वो उस कल्चर को रिप्रेजेंट करती है।
जिस एनवायरनमेंट से, यानी पाकिस्तान से ये चीज़ें जो निकली हैं वो पाकिस्तान को फिर रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं, जो भी कल्चरल बिलीफ हैं, जो भी नॉर्म्स हैं, जिनका एहतराम करते हुए या जिनको यूज़ करते हुए, जो लैंग्वेज को, शायरी को, सोच को यूज़ करते हुए हम नई क्रिएटिव प्रोडक्शन करते हैं, तो वो क्रिएटिव प्रोडक्शन जो होती है, चाहे वो नगमा हो, चाहे वो कोई नावल हो, चाहे वो कोई फ़िल्म हो, फिर वो सारी दुनिया में पाकिस्तान की सोच को का सबूत भी होती है। इसीलिए कहते हैं कि जो आपकी कल्चरल प्रोडक्शन है, जो आपकी क्रिएटिव चीज़ें हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके बारे में बड़ा सोच समझ के चीज़ें करनी चाहिए, मतलब सोच समझ के उसको रिलीज़ करना चाहिए। For example, the creative actions of a painter will depend on specific audience he or she is in dialogue with, and the material means of his or her personal disposal affordances। मतलब ये कि जिस ऑडियंस के लिए आप बना रहे हैं, वो ऑडियंस जो है आपको कैसे रिसीव करती है आपकी चीज़ को, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लोग जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं। मतलब हम बेशक भले कहें कि क्रिएटिव लोग आज़ाद हैं, वो करते हैं जो इनका दिल करता है, लेकिन ऐसे सच नहीं है। अगर क्रिएटिव लोग जो अपनी चीज़ बनाते हैं, कोई क्रिएटिव फ़िल्म बनाते हैं, वो चले ही ना, क्योंकि उन्होंने तो पाकिस्तान में रिलीज़ करनी है, पाकिस्तान में अगर वो चलेगी नहीं तो उस क्रिएटिविटी का कोई फ़ायदा नहीं जो डब्बे में बंद रह गई। इसका मतलब ये है कि जो भी क्रिएटिव लोग होते हैं, मिसाल के तौर पे फ़िल्म मेकर होते हैं, ड्रामा बनाने वाले होते हैं, नॉवलिस्ट होते हैं, कोई एजुकेशन के स्पेशलिस्ट होते हैं, कोई समझे कोई बिज़नेस लेके आते हैं, या कोई एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, जो जितनी भी क्रिएटिव चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि किन लोगों के लिए वो कर रहे हैं, और अपनी क्रिएटिव चीज़ को वो उन लोगों की पसंद नापसंद या ज़रूरत ना ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट करते हैं। अब एक पेंटर है, उसने चीज़ें बना दी, उसको पता है कि मैं वही चीज़ बनाऊंगा जो मेरी ऑडियंस को पसंद आएगी, क्योंकि अगर उसको नहीं पसंद आई तो वो कबूल ही नहीं करेगी और मेरी कभी पेंटिंग ही नहीं बिकेगी। अब ये टाइप की पेंटिंग किसी ख़ास ऑडियंस के लिए बनती है, ये टाइप की पेंटिंग किसी ख़ास ऑडियंस के लिए बनती है। इसका मतलब है कि जो बंदा बना रहा है उसने ये पहले सोचा हुआ है कि भाई किन लोगों को मैंने दिखानी है और कौन लोग खरीदेंगे। सब लोगों की पसंद जो आती है वो फ़र्क फ़र्क होती है, इसलिए आर्टिस्ट भी फ़र्क फ़र्क तरीके से काम करते हैं। इक्वली द वर्क ऑफ अ साइंटिस्ट फॉर इंस्टेंस इज़ एन एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन डायरेक्टेड एट डिफरेंट ऑडियंसेस। इसी तरह साइंटिस्ट भी जो होते हैं कोई नई चीज़ अगर बनाते हैं, अगर साइंटिस्ट भी कोई नया काम करेगा या कोई नई रिसर्च करेगा या कोई नया रिसर्च पेपर शाया करेगा, तो उसके जहन में भी जो होती है ऑडियंस होती है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो क्रिएटिव काम मैं कर रहा हूँ, अगर उसको कोई इस्तेमाल करने वाला या अप्रिशिएट करने वाला ही नहीं होगा तो मुझे इस क्रिएटिव काम करने का क्या फ़ायदा। तो वो साइंटिस्ट भी जब काम करते हैं तो वो अपने जैसे जो पीयर्स होते हैं, पीयर्स कहते हैं कि जो दूसरे साइंटिस्ट की दूसरी कम्युनिटी होती है, मतलब अगर मैं साइंटिस्ट हूँ तो पाकिस्तान में जो और साइंटिस्ट हैं वो मेरे पीयर्स हैं जो मेरे बराबर बराबर काम करें, मैं उनका ख्याल रखूँगा। मैं रिव्यूअर्स का ख्याल रखूँगा कि जिन्होंने मेरे काम को रिव्यू करना है, बताना है कि भी काम अच्छा था बुरा था, या इन्वेंटर्स का ख्याल रखूँगा जो कि इन्वेंट करने वाली कम्युनिटी है, मैं उनका भी ख्याल रखूँगा। और मैं इन तीनों को ज़हन में रख के कोशिश करूँगा कि जो भी मेरी साइंटिफिक डिस्कवरी है या साइंटिफिक रिसर्च है या साइंटिफिक पेपर है, मैं देखूँ कि भी हाँ उन उन लोगों को क्या चाहिए। अब ये देखने में सोचें तो ये बड़ी ज़्यादती की बात है, क्योंकि हर एक के पास ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो किसी का मुंह देखे बगैर अपने तरीके से वो आज़ादी से काम कर सके, लेकिन आम तौर पे ऐसे नहीं होता। Generating new and meaningful conceptual or material artifacts and building on the affordances of technology and previous scientific discoveries। बात यही है कि जिस एनवायरनमेंट में आप हैं, आप उसी के अफोर्डेंस, उसी की बर्दाश्त, उसी के रिसोर्सेज के मुताबिक उसी के अंदर ही रह के काम कर सकते हैं। अगर आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप वो काम यहाँ नहीं कर सकते। इसी वजह से जो साइंटिस्ट कम्युनिटी अक्सर पाकिस्तान से बाहर भागती है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि ना लोगों में बर्दाश्त है, ना यूनिवर्सिटीज़ के पास पैसा है, ना जो टेक्नोलॉजी की चीज़ें उनको जो नई इन्वेंशंस करते हैं उसको बनाने के लिए कोई तैयार होता है, ना आपने अगर 5-8 साल मेहनत की भी होती है तो कोई भी बिजनेसमैन आपको उतना पैसा देने को तैयार होता है। तो फिर लोग ये सोचते हैं कि हम साइंटिफिक रिसर्च करें क्यों, और हम इधर क्यों करें, हम किसी ऐसी जगह पे क्यों ना जाएं जहाँ हमें इज़्ज़त भी मिले, हमें कुछ तनख्वाह भी मिले, लोग इस चीज़ को माने भी कि हाँ हमने ये काम किया था। वरना पाकिस्तान में तो अक्सर ये होता है कि किसी साइंटिस्ट ने कोई काम किया तो उसको
फ़र्क करके वो काम किसी और के मत्थे लगा दिया, किसी और का नाम चल गया और उस साइंटिस्ट का लोगों को पता ही नहीं है। तो इसलिए समझें कि क्रिएटिव काम जो है वो बहरहाल एक एनवायरनमेंट, एक माहौल का कैदी होता है। रिसर्च एविडेंस सजेस्ट दैट देयर मे बी मैनी यूनिवर्सल कंपोनेंट्स टू क्रिएटिविटी। लेकिन इसके ऑपोजिट भी एक बात है कि बहरहाल क्रिएट हम कहते हैं कि चूँकि पिछली चीज़ में हमने कहा कि हाँ, जो भी आप क्रिएटिव काम करेंगे वो आपके माहौल का कैदी होगा, ये बात दुरुस्त है। लेकिन ये तकरीबन समझे कि 90% बात दुरुस्त है। 10% बात दुरुस्त ये है कि बहरहाल कुछ क्रिएटिविटी की के कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि यूनिवर्सल होते हैं, कि जो किसी माशरे से उसका ताल्लुक नहीं होता। वो बहुत सी साइंस, बहुत सी खासियतें क्रिएटिविटी की, तख्लीक की ऐसी होती हैं जो कि दुनिया में किसी भी जगह कहें वो उधर दुरुस्त होंगी। द मोस्ट ऑब्वियस वन इज़ द नोशन ऑफ नोवेल्टी और ओरिजिनलिटी। उसमें से सबसे जो बज़ाहिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ नज़र आती है, बज़ाहिर क्या मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ भी यही है कि बहरहाल जो चीज़ भी बिल्कुल नई नवेली, अजीब और ओरिजिनल होगी, उसको दुनिया में किसी भी कोने में आप हों, उसको क्रिएटिव माना जाता है। चाहे बाद में आपके साथ ज़्यादती हो जाए एक क्रिएटिव पर्सन के साथ, लेकिन अगर किसी तरीके से जो बिल्कुल आपका ओरिजिनल और क्रिएटिव काम था वो दुनिया के सामने लाया जाए, तो बहरहाल आप पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, चाइना में हो, कहीं भी हो, उसकी नोवेल्टी और उसकी ओरिजिनलिटी को मतलब क्रिएटिव माना जाता है, उसको पसंद किया जाता है। छोटी छोटी मिसालें हैं, अगर आप कहीं भी कोई आर्ट का नमूना भी करते हैं, कोई आपने किताब ऐसी बनाई है तो वो नोवल है, अजीब है, नई है, इस तरह की चीज़ें नहीं हुई, तो अब ये अब मुझे तो पता भी नहीं कि किस मुल्क की है, लेकिन मैं इसको एज एन ऑब्जेक्ट देख के कहती हूँ कि हाँ ये है, इनोवेटिव है, ये ओरिजिनल है और ये क्रिएटिव भी है। इसी तरह ये देखें, ये एक स्कल्प्टर है, इत्तेफाक से मैं इसको जानती हूँ कि ये स्कल्प्टर भी है, फिर ये कुछ लोग पेंट भी करते हैं, इतना ज़्यादा रियलिस्टिक करते हैं और ये भी इतना ज़्यादा रियलिस्टिक, और ये बहुत बड़ा है, ये कोई 5 फुट का होगा। कि जब आप बहुत ही इनोवेटिव, क्रिएटिव और नई चीज़ करते हैं, तो दुनिया के कहीं भी कोने में हो, लोगों को लोग उसकी तारीफ़ करेंगे, लोग उसको पसंद करेंगे और उसको लोग उसको ओरिजिनल समझेंगे। अब ये देखें, ये भी पेंट है, ये इतना रियलिस्टिक पेंट है कि ये दुनिया में कोई भी करे आप कहेंगे हाँ, कमाल है ये। इसी तरह जो आपके हेयर स्टाइल्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि कॉमन इस्तेमाल होने वाली हैं। अब चाहे आप इन हेयर स्टाइल्स को पाकिस्तान में इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन जब आप देखते हैं तो आप कहते हैं कि हाँ ये है इनोवेटिव, है ये क्रिएटिव, कि उसने इतनी सी जगह पे आपने उसने ये चीज़ कर दी और फिर रंग भी कर दिया, फिर स्टाइल्स भी बना दिए, फिर ये देखें चोटियाँ भी बना दी, क्या क्या कुछ कर दिया, कैसे कैसे डिज़ाइंस बना दिए। तो बहरहाल आप इसको खूबसूरत कहें या ना कहें, आप इसको इनोवेटिव या क्रिएटिव ज़रूर कहेंगे दुनिया के किसी भी कोने में। ये भी इनोवेटिव है। अब ये क्या इनोवेशन उसने किया है कि जो उसकी पसंद की पेंटिंग्स थी, उसने कहा जी बस उसमें से कलर उठाओ और मेरे बालों को कर दो। ये भी देखिए, ये पेंटिंग्स से मैच करते हुए हेयर कलर्स हैं, ये पेंटिंग है, ये हेयर कलर है। अब ये देखें, ये इंतहाई ओरिजिनल, इंतहाई इनोवेटिव और इंतहाई क्रिएटिव बात है कि बालों के ऊपर ही उसने पूरी पेंटिंग बना दी। ये देखिए, ये तस्वीरें बहुत अच्छी नहीं हैं, लेकिन अब ये देखिए, ऐसे लगता है जैसे किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन पड़ा है, इतने ज़बरदस्त है ये। अब ये कम्प्लीटली इनोवेटिव है। अब ये कैसे किया होगा, इसका प्रोसेस क्या है, ये एक अलहदा चीज़ है, लेकिन ये कम्प्लीटली क्रिएटिव चीज़ है। और ये बिल्कुल वही बात कि मुझे क्या पता ये स्कैंडिनेविया में किसी ने किया है, चाइना में किया है, ये पाकिस्तान में किया है, मुझे तो पता ही नहीं। लेकिन जहाँ भी किया, इसकी जो नॉवेल्टी है, जो इसका अजीबो-गरीब होना है और जो उसका खूबसूरत होना है और जो उसका क्रिएटिव होना है, वो नज़र आ रहा है। जो उसका नया होना है, वो बिल्कुल नज़र आ रहा है। हाउएवर नॉवेल्टी यानी अजीब, अजायब में से होना, अजीबो-गरीब में से होना, इज़ इटसेल्फ कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। लेकिन अजीब भी आप, नोवेल भी किसको कहते हैं, ये भी बहरहाल थोड़ा-सा इस चीज़ पे ताल्लुक है कि किस दुनिया के किस टुकड़े में आप ये कह रहे हैं। भई, आप अगर पाकिस्तान में ये चीज़ लाएँ, तो लोग मुड़-मुड़ के देखेंगे, लोग पागल हो जाएँगे, लोग कहेंगे क्या ही काम किया, और लोग उसको बुरा भी कहेंगे, अच्छा भी कहेंगे, क्योंकि उनको भी पता ही नहीं कि इसके बारे में कैसे बिहेव करना है, क्योंकि ये इनके लिए बहुत नई चीज़ है। लेकिन यूरोप में अगर ये कोई कहेगा तो खूबसूरत उसको डेफ़िनेटली कहेंगे, नोबल भी कहेंगे, लेकिन लोग इतना ज़्यादा हैरान नहीं होंगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें
वेस्ट में होती रहती हैं। इसका मतलब है कि कौन सी चीज़ कितनी अजूबा और कितनी नई करार दी जा सकती है, उसका ताल्लुक भी बहरहाल इस चीज़ से है कि आप दुनिया के किस कोने में किस कल्चर में बैठे हैं। व्हाट इज़ नोवल इन वन सोसाइटी में नॉट बी नोवल इन अनदर। जो जो चीज़ एक सोसाइटी में अजूबा है वो दूसरे इन्वायरमेंट में लगता है बिल्कुल अजूबा ना हो। फर्दर मोर द डिग्री ऑफ नोवल्टी इज़ रेलिवेंट। फिर ये भी चीज़ है कि कितना वो अजूबा है, इससे भी ये भी एक सोसाइटी डिसाइड करती है कि बिल्कुल अजूबा नहीं है, दूसरी सोसाइटी कहती है कि बहुत ही बड़ा अजूबा है। अब ये चॉपस्टिक्स हैं, हम पाकिस्तान में चॉपस्टिक्स इस्तेमाल ही नहीं करते और यहाँ देखें चॉपस्टिक्स की कितनी वैरायटी। यानी एक सोसाइटी के लिए चॉपस्टिक्स बिल्कुल अजीब बात नहीं है, उनको उन्होंने इतनी सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनको विद इन चॉपस्टिक्स उन्होंने इतने डिज़ाइन निकाल लिए हैं। बच्चों के लिए चॉपस्टिक्स अलहदा होती हैं, वो पीछे से जुड़ी हुई होती हैं। ये मतलब इतनी ज़्यादा वैरायटी उधर ही है, लेकिन पाकिस्तान में आप आएँ तो अभी भी कोई चॉपस्टिक से खाए तो आप कहेंगे कि ये क्या अजीब हरकत कर रहा है, इसको कांटा नहीं पकड़ना आता, इसको चम्मच नहीं पकड़नी आती, हाथ से ही खा ले, ये क्या डंडियों से खा रहा है। यानी हमारे लिए जो नोवल चीज़ है, और फिर वो पर्सन जो पाकिस्तान में बैठ के चॉपस्टिक से खा रहा होगा उसको भी कहेंगे कि भाई कैसे खा रहा है। यानी वो जो उसने तरीका भी चॉपस्टिक्स इस्तेमाल करने का सीखा उसको भी यहाँ पे पाकिस्तान में नोवेल यानी अजीबो गरीब कहेंगे। हालांकि चाइना में बिल्कुल भी अजीब नहीं है, सब छोटे छोटे बच्चे 2 साल के बच्चे भी खाते हैं। थैंक यू वेरी मच।